नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज। मुस्लिम देशों के विरोध के बाद श्रीलंकाई सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सभी पक्षों से बातचीत और आम सहमति की बाद ही बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि बुर्का बैन का महज प्रस्ताव रखा गया था, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि श्रीलंका की सरकार ने बुर्का बैन को लेकर और क्या कुछ कहा। श्रीलंका ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के मामले में यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों के विरोध को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। श्रीलंका का कहना है कि बुर्के पर प्रतिबंध का महज प्रस्ताव रखा गया था और इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सर्वसम्मति बनने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर शरत वीरसेकेरा ने बीते शनिवार को कहा कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन अब विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और यह महज एक प्रस्ताव था। श्रीलंकाई सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सभी पक्षों से बातचीत और आम सहमति के बाद ही बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाएगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान के तीखे विरोध के बाद अपने कदम वापस लिए हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत साद कट्टक ने बुर्के पर प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे न केवल श्रीलंका बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिमों की भावना को चोट पहुंचेगी। पाकिस्तान की तरह मालदीव के राजनयिक अहमद शहीद ने भी श्रीलंकाई सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बैन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है जो धार्मिक विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। बता दें कि अहमद शहीद संयुक्त राष्ट्र के धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष दूत की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बात केवल पाकिस्तान और मालदीव की नाराजगी की ही नहीं है। श्रीलंका को अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के मुद्दे पर होने वाली वोटिंग की भी चिंता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 47 देश अगले हफ्ते जिनेवा में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें श्रीलंका में मानवाधिकारों की स्थिति पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यदि श्रीलंका बुर्के पर प्रतिबंध लगाता है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूरे मामले पर नजर रखने वालों का कहना है कि अगर श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसे दशकों तक चले गृह युद्ध को लेकर कई सवालों के जवाब देने होंगे। इसलिए सरकार ने बुर्के पर प्रतिबंध को टाल दिया है ताकि मुस्लिम देशों की नाराजगी दूर की जा सके। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब जल्द ही ये पाबंदियां खत्म होने वाली है। चीन ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इसके मुताबिक चीन ने कहा है कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ बनी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। इसको लेकर चीन के दूतावास ने कई देशों में वीजा को लेकर नोटिस जारी किया है। तो चलिए जानते हैं चीन ने इस नोटिस के जरिए क्या शर्तें रखी हैं। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब जल्द ही ये पाबंदियां खत्म होने वाली हैं। चीन ने कहा है कि जल्द ही वो भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों को अपने देश में एंट्री देगा। हालांकि चीन ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। के मुताबिक चीन ने कहा है कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ बनी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। चीन के दूतावास ने कई देशों में वीजा को लेकर नोटिस जारी किया है।
इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई चीन की बनी वैक्सीन लगवा कर आएगा तो उन्हें वीजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अमेरिका में भी चीन के दूतावास ने एक ऐसा ही बयान जारी किया है। नियमों के मुताबिक वीजा अप्लाई करने से 14 दिन पहले लोगों को वैक्सीन लेनी होगी। बता दें कि चीन ने अपने यहाँ 4 वैक्सीन को हरी झंडी दी है। चीन ने अपने यहाँ बनी वैक्सीन को तुर्की, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों को भेजा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए कोविड-19 रोधी टीके की 3 लाख खुराक देगा, लेकिन भारत जैसे देश में ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। चीन ने इस साल के आखिर तक या 2022 के मध्य तक अपनी 70 से 80% आबादी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। देश के रोग नियंत्रण केंद्र के प्रमुख ने शनिवार को यह बात कही। सीडीसी के प्रमुख गाओ फू ने शनिवार को चीनी सरकारी प्रसारणकर्ता CGTN को बताया कि 4 टीकों को मंजूरी मिलने के साथ ही चीन 90 करोड़ से लेकर 1 अरब लोगों को टीकाकरण करेगा। नाइजर में मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने कम से कम 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला उस समय किया गया जब स्थानीय लोगों का काफिला बाजार से लौट रहा था। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ इस घटना के बाद। नाइजर में मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने कम से कम 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब स्थानीय लोगों का काफिला साप्ताहिक बाजार से लौट रहा था। हमलावरों ने खूनी खेल खेलने के बाद खाने के भंडार को भी आग के हवाले कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार हमला तिलाबेरी क्षेत्र में बीते सोमवार को हुआ, जो माली और बुर्किना फासो बॉर्डर के पास है। सरकार ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पशु बाजार से अपने घर लौट रहे थे। अभी तक किसी भी संगठन ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, क्योंकि वो तिलाबेरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय है। हमलावरों ने 58 लोगों की हत्या करने के बाद अन्य के भंडार को भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी प्रवक्ता अब्दुल रहमान जकारिया ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस हमले में नाइजर के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ौम के सामने भारी सुरक्षा चुनौतियां पेश कर दी हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। विश्लेषकों का कहना है कि तिलाबेरी क्षेत्र में न केवल जिहादी सक्रिय हैं, बल्कि उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी अपराधियों ने जातीय आतंकवादियों को जन्म देने में मदद की है। सोमवार के हमले ने जनवरी में हुए उस नरसंहार की याद दिला दी, जिसमें 2 गांवों के कम से कम 100 लोगों की मौत हुई थी। ये दोनों गांव भी तिलाबेरी क्षेत्र में ही हैं। उस हमले की जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली थी। चरमपंथी तिलाबेरी क्षेत्र में नाइजर की सेना को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। दिसंबर 2019 के हुए हमले में 70 से अधिक और जनवरी 2020 के हमले में 89 के आसपास सैनिक मारे गए थे। यह क्षेत्र उस इलाके के नजदीक है जहां 5 नाइजीरियाई सैनिकों के साथ अमेरिका के 4 जवान शहीद हुए थे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्ष दल लगातार विरोध प्रदर्शन करके उन पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को लेकर क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष दल लगातार विरोध प्रदर्शन करके उस पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। इस बीच अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या देश इस तरीके से चलेगा? आपकी सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें एक केस की सुनवाई के दौरान कही। यह सुनवाई जस्टिस काजी फैज ईशा समेत 2 सदस्यीय पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान की सरकार पिछले 2 महीनों में कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की बैठक भी नहीं करा पाई है। कोर्ट ने कहा कि बैठक को ना बुलाना सरकार की अयोग्यता को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जनगणना देश को जलाने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस ईसा ने कहा कि इस जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। 3 प्रांतों में सरकार होने के बावजूद परिषद में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि या तो सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है या फिर सरकार निर्णय लेने में असमर्थ है। इसके साथ ही पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे और देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर इस महीने किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन की योजना को स्थगित करने का बीते मंगलवार को निर्णय लिया। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 विपक्षी दलों का गठबंधन है और इसने सरकार के विरोध में 26 मार्च को इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पीडीएम की बैठक के कई मुद्दों पर अलग राय के चलते एक मत से किसी रणनीति पर फैसला नहीं हो पाया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अन्य नेताओं के साथ कहा कि गठबंधन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ईरान के पश्चिमी देशों के साथ पिछले कुछ सालों में रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं और इन देशों को चुनौती देने के लिए ईरान ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की है। तो चलिए जानते हैं ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के बारे में। पश्चिमी देशों के साथ पिछले कुछ साल में ईरान के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। अब इन देशों को चुनौती देने के रूप में ईरान कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं जिन्होंने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल ये तस्वीरें ईरान की ओर से तैयार की गई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की है। इसे मिसाइल सिटी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जारी की गई तस्वीरों में किसी भूमिगत जगह पर बड़ी संख्या में मिसाइलें रखी देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ईरान के कमांडर हुसैन सलामी को इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निरीक्षण करते हुए भी दिखाया गया है। अब इस मिसाइल सिटी की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ईरान ने अपना इस मिसाइल सिटी को लेकर यह भी दावा किया है कि यह खास तकनीकी से बनाई गई है। यहाँ दुश्मन के सिग्नल को ट्रेस किया जा सकता है।
ये मिसाइल सिटी असल तस्वीर का छोटा हिस्सा है। – 2020 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया था कि उनकी ओर से अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को तैयार किया गया है। इस दावे के मुताबिक ईरान खाड़ी देशों में मिसाइल प्रोग्राम चलाने वाले देशों में से प्रमुख है। साथ ही वह रक्षा क्षेत्र में तकनीक और अन्य संसाधनों को भी उन्नत बनाने में जुटा है। ईरान लगातार ये दावा भी करता आया है कि उसकी मिसाइलें 1900 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती हैं। वेटिकन ने बीते सोमवार को आदेश जारी किया है कि कैथोलिक चर्च समलैंगिक शादियों के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर बुराई को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि समलैंगिक शादियों को लेकर वेटिकन ने और क्या नए आदेश जारी किए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वेटिकन ने बीते सोमवार को आदेश जारी किया कि कैथोलिक चर्च समलैंगिक शादियों के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर बुराई को आशीर्वाद नहीं दे सकते। इस संबंध में वेटिकन के धर्मपरायणता कार्यालय ने इस सवाल का औपचारिक जवाब जारी किया कि क्या कैथोलिक पादरी वर्ग समलैंगिक शादियों के लिए आशीर्वाद दे सकता है। इस सवाल के जवाब में 2 पन्नों का स्पष्टीकरण दिया गया है, जो 7 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और इसे पोप फ्रांसिस से मान्यता प्राप्त है। वेटिकन ने कहा है कि समलैंगिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी शादियों को आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ईश्वर के अनुसार शादी स्त्री और पुरुष के बीच जीवन भर चलने वाला मिलन है। और ईश्वर समलैंगिक शादियों जैसी बुराई को आशीर्वाद नहीं दे सकते। हालांकि वेटिकन का ये आदेश चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका सहित तमाम देशों में समलैंगिकों के रिश्तों को कानूनी मान्यता मिल रही है। यूरोपीय देशों में समलैंगिक जोड़े शादियां रच रहे हैं और दुनिया भी उनकी खुशी में झूम रही है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही समलैंगिकों के सेना में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना में समलैंगिकों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद से ही उनके पेंटागन की इस नीति में बदलाव करने की संभावनाएं बनी थी। बाइडेन के इस फैसले का रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पद के लिए अपने नाम की पुष्टि के लिए सीनेट के सामने पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान इस कदम का समर्थन किया था। ऑस्टिन ने कहा था कि मैं इस प्रतिबंध को हटाने की बाइडेन की योजना का समर्थन करता हूं।